हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है। एज एंड आज हम लोग लेके आए हैं अपनी वही एक्सपेक्टेड सीरीज का पार्ट है 8। ये 8वां पार्ट है हमारा अब की बार। ठीक है, ध्यान रखना 8 पार्ट है। दूसरी चीज़ ये आप सभी को पता ही है, मैंने कल पोस्ट भी डाल दिया। अब आपको अलग अलग सोर्सेस से पता भी चल गया होगा कि 22 अप्रैल हमारी आरआरबी जेई की डेट फाइनल हुई है आरआरबी के द्वारा फिलहाल। ठीक है, और तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन को जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। और ये जो मैं आपको पार्ट 8 पार्ट 9 करके सीरीज जो ला रहा हूँ, इसको आप ज़रूर अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ से भी जो भी सोर्स आप अपना रहे हैं, वेल एंड गुड, अच्छे से ही कर रहे होंगे आप। उसके साथ इसको ज़रूर ऐड ऑन करिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस जितनी भी आपकी जो डाउट्स हैं आप पूछिए, मैं उसको आपके सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप सिंपली क्या करिए, अपना जो कंटेंट पढ़ना है वो पढ़िए, साथ में इस कंटेंट को भी ध्यान से एक एक चीज़ों को देखते रहिए। 20-20 मिनट के वीडियो होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वीडियोस नहीं है, तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कीजिए। बाकी मैं नॉन टेक के लिए भी कल से शुरू कर दूंगा क्लासेस। जो नॉन टेक पोर्शन अपना है उसको कवर करने के लिए भी मेनली कंप्यूटर एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो हम लोगों ने सीबीटी 1 में तो कर ही लिया था। तो मोस्ट ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा तैयार है, प्रिपेयर्ड है, लेकिन कंप्यूटर एनवायरनमेंट नया सब्जेक्ट है और उसके बारे में किसी को कोई खास आइडिया नहीं है। तो मैं स्टार्ट करूंगा कंप्यूटर एनवायरनमेंट से, एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे क्वेश्चंस पे। सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, पहला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द सर्ज टैंक इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक का काम क्या होता है। देखो, जो सर्ज टैंक होता है ना, वो आपका वो होता क्या है ये समझ लो। वो एक प्रकार का एक बड़ा सा टैंक होता है। जब पानी जो है हाई प्रेशर से इसकी तरफ फ्लो करता है, तो वो मेनली जो हाई प्रेशर को है उसको वेलोसिटी को लो करने का काम करता है। उसका जो वेलोसिटी है वी को कम करने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हैमरिंग इफेक्ट होता है, वाटर हैमर का इफेक्ट होता है, मतलब जो पानी जाके एकदम से दीवार से टकराता है, हैमर इफेक्ट, वो नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाती है, चीजें कम हो जाती है, तो इसलिए हैमरिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट द हैमर वाटर हैमर इफेक्ट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट द मैक्सिमम परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। देखो, क्लोराइड कंटेंट अपना आरसीसी में कितना होना चाहिए। देखो, जो लिमिट्स हैं वो तो 0.3% हो जाती है। ठीक, सो जो इसकी लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0.3%। ये एक डाटा बेस, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है तो हमने इसको परमिसिबल लिमिट बता दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंगली रीइंफोर्स बीम। अच्छा, इन अ सिंगली रीइंफोर्स बीम द स्टील इज, देखो सिंगली रीइंफोर्स बीम होगा तो हमारा जो सिंपल सी बात है, अगर ये मान लो एक प्रकार की बीम है, ठीक है, अगर सिंगली रीइंफोर्स बीम होगी तो यहाँ टेंशन जोन में लगेगी बार्स। ठीक है, और अगर हमारी डबली रीइंफोर्स बीम होगी तो कंप्रेशन और टेंशन दोनों में लगेगी। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ही चीज। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्रिज बियरिंग, अच्छा ब्रिज बियरिंग का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्रिज बियरिंग अलाउज द थर्मल एक्सपेंशन। देखो, थर्मल एक्सपेंशन का उस दिन मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपको समझाया है कि जो आपका ब्रिज होता है, जो आपका ब्रिज होता है, मान लीजिए आर्च तरीके का ब्रिज कुछ बना है, ऐसे करके बना है, तो लास्ट में रोलर दिया जाता है। रोलर क्यों दिया जाता है? थर्मल एक्सपेंशन को कॉम्पनसेट करने के लिए दिया जाता है। तो ऑब्वियसली जो ब्रिज बिल्डिंग होंगी वो किस प्रकार की होनी चाहिए? रोलर अगर होंगी तो थर्मल एक्सपेंशन को कॉम्पनसेट, मतलब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो ये बिल्डिंग आगे और पीछे मूव कर सकती है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए रोलर बेरिंग विल बी द राइट आंसर। जो रोलर बेरिंग होगी वो हमारे थर्मल एक्सपेंशन को कॉम्पनसेट करेगी। ठीक है, चलते हैं आगे। Okay, in a fluid, a point where the entire weight of the liquid acts upon is called। देखो, अगर कोई फ्लूइड है, वो कह रहा है, ठीक है, ये मान लो यहाँ इसमें पानी भरा है पूरा, ठीक, ठीक है, तो इस वेट ऑफ जो इस ये जो एरिया है, ये हमारा जो एरिया है, इसका जो पूरा वेट होगा वो कहाँ पे लाई करेगा? ऑब्वियसली देखो, पानी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी
का हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं, हम लोग एक ही चीज का लेते हैं, वो होता है क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो अल्टीमेटली द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर ही वो पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग हम लोग कैलकुलेशंस भी सारी करते हैं ना, ट्राइंगल डायग्राम बनता है, वो सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो याद रखना सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि द वेट, द पॉइंट वेयर द एंटायर weight of the liquid acts upon is called the center of pressure, where the resultant pressure force acts on a submerged surface, ठीक है। तो रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स सेंटर ऑफ प्रेशर पे ही हमारी, सॉरी, सेंटर ऑफ प्रेशर पे ही हमारी वर्क करती है, कहाँ, सेंटर ऑफ प्रेशर पे वर्क करती है हमारी रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स, याद रखना। ओके, इन अ फ्लूइड मैकेनिक्स द टर्म रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। देखो रेनॉल्ड्स नंबर का काम क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर अल्टीमेटली सिंपल सी बात हमें क्या बताता है कि भैया आपका फ्लो जो है वो लैमिनार है या फ्लो टर्बुलेंट है या फ्लो ट्रांजिशन में है, ये वो अपने वैल्यू से यही तो डिटरमाइन करता है, चाहे वो किसी प्रकार का हो, चाहे वो पाइप फ्लो हो, चाहे वो ओपन चैनल फ्लो हो, चाहे वो बॉक्स किसी प्रकार का भी फ्लो हो, जनरली क्या बताता है, या फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट है। रेनॉल्ड्स नंबर का इतना ही काम है फिलहाल तो। अच्छा, इन अ ट्रस्ट मेंबर इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी कह रहा है इन अ ट्रस्ट मेंबर इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। वैसे तो मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, लेकिन कॉलम इज अ वर्टिकल थिंग, ठीक है। अगर इसी वर्टिकल थिंग को हम हॉरिजॉन्टल थिंग बना देंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्ट्रट। तो ये भी कंप्रेशन लोड से लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज स्ट्रट्स। चलते हैं आगे। तो टोटल स्टेशन इन सर्वेइंग इज यूज्ड फॉर, देखो मेजरिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल्स, ये पता है हमको, डिस्टेंस मेजर करता है ये भी पता है, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग सर्वे डाटा, क्योंकि टोटल स्टेशन है तो बहुत कुछ करता है, अल्टीमेटली सब कुछ ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखो एंगल्स मेजर करता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, डिस्टेंस मेजर करता है, ऑब्वियसली तो काम ही होता है। और स्टोरिंग, इसमें मेमोरी होती है जो कि स्टोर करती है डेटा को, ठीक है। हम आगे भी उसको यूज कर सकते हैं फर्दर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अब ये कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम कवर फॉर रेनफोर्समेंट इन एन आरसीसी स्लैब एक्सपोज टू वेदर। देखो अगर एक मिनिमम कवर पूछ रहा है, पहली बात तो याद रखना मिनिमम पूछ रहा है, आरसीसी में कह रहा है एक्सपोज टू वेदर, एक्सपोज टू जनरल, अब ये वेदर के इसने कहा, सिंपल ध्यान रखना यहाँ पे वेदर वर्ड कहा, कोई एक्सट्रीम फेस्ट्रीम कोई वर्ड यूज, ठीक है, सिंपल वेदरिंग के लिए। तो नॉर्मल वेदरिंग के लिए जो हमारा सबसे माइल्ड वाला एक्सपोजर होता है उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, डेट विल बी माइल्ड एक्सपोजर के लिए कितना हो जाएगा, 20 mm हो जाएगा हमारा मिनिमम क्लियर कवर, ठीक, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो कहीं कहीं के ना वर्डिंग्स को समझना पड़ता है, जैसे ये क्वेश्चन सिंपल था, अगर यहाँ पे माइल्ड एक्सपोजर दे देता तो आप आराम से कर लेते, लेकिन क्या उसने घुमा दिया, एक्सपोज टू वेदर कह दिया। अब वेदर मतलब ये है कि थोड़ा मोड़ा अपना छोटा मोटा जो एक्सपोजर होगा वो होगा, बस हाईली एक्सपोज नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, माइल्ड एक्सपोजर को कंसीडर करेंगे, और जैसे ही माइल्ड एक्सपोजर कंसीडर करेंगे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो क्लियर कवर होगा वो 20 mm होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। द टर्म हनी कॉम्बिंग इन द कंक्रीट रिफर। तो देखो हनी कॉम्बिंग का मतलब क्या होता है, हनी कॉम्ब क्या होता है, सीधी सीधी बात है, हनी कॉम्ब ये होता है कि हनी कॉम्ब जैसा कोई स्ट्रक्चर बनाएगी, सॉरी, ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनते हैं, वो कुछ हनी कॉम्बिंग कहलाता है आपका, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसकी वजह से कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल कैविटीज ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन के कारण जो भी स्मॉल कैविटीज टाइप, ये कैविटीज है ना, दिख रही है, ये कैविटीज, तो ये कैविटीज में बन जाती हैं जिसके कारण हनी कॉम्बिंग हो जाती है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डीप फाउंडेशन। देखो आइसोलेटेड हमारी डीप फाउंडेशन नहीं होती, स्ट्रिप भी नहीं होती, राफ भी नहीं होती, एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, पाइल फाउंडेशन। इजी क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट चल रहा हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 हमारे सामने। अब प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हैज, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ऐसी तो कुछ होती है, सिंपली बना के देख लो, ना पता हो तो यार ये लो क्या होता है, एक एंड पे रोलर है एक एंड फिक्स है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, वन एंड फिक्स एंड वन एंड रोलर सपोर्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि वेंचुरी मीटर का प्रिंसिपल क्या है, तो वेंचुरी मीटर एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो कि होता है बर्नौली का प्रिंसिपल, ठीक। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
ये वेंचुरीमीटर जो है बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस होता है, प्रेशर डिफरेंसेस को मेजर करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग द वाटर टू सीप इन द ग्राउंड टू रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो ग्राउंड के अंदर जाता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, इवापोरेशन कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कंडेंसेशन कह सकते हैं, ट्रांसपिरेशन, ये तीनों क्या है? पानी बाहर निकलने के प्रोसेस है। कहाँ से? पेड़ से, पत्ती से, ग्राउंड से, है ना। लेकिन परकोलेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि पानी एब्जॉर्ब करने का फिनोमेना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। परकोलेशन इज द फिनोमेना ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू सॉइल टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, है ना। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक फ्लोटिंग बॉडी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब कही जाएगी? देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में तभी कही जाएगी जब उसका जीएम बोले तो क्या? मेटासेंट्रिक हाइट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होगी मेटासेंट्रिक हाइट या फिर ग्रेटर देन जीरो होगी तो हम उसको कहेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक। अच्छा, अगर जीएम इज लेस देन जीरो तो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक, याद रखना। तो मेटासेंट्रिक हाइट या फिर जीएम इज ग्रेटर देन जीरो इज पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हमारा। ठीक, क्योंकि जब भी मेटासेंट्रिक हाइट हमारी मेटासेंट्रिक वो हाइट हमारी जीएम जो होती है वो जब भी जीरो से ज़्यादा होती तो होता क्या है कि बॉडी जो है, अगर कोई डिफ्लेक्शन आता भी है बॉडी में, कोई फ्लोटिंग बॉडी में, तो वो अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न कर जाती है। ठीक, याद रखना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न कर जाती है। मान लो कोई टिल्ट आया भी तो उसके बाद वो खुद से रिटर्न कर जाती है। इसी को स्टेबल कहते हैं कि कुछ भी हो जाए वो स्टेबल रहेगा। चलते हैं आगे। ओके, टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। देखो, एग्रीगेट की हार्डनेस की बात कर रहा है यहाँ पे, टफनेस की बात नहीं कर रहा है। तो हार्डनेस जो हम डिटरमाइन करते हैं वो करते हैं लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट से। क्या डिटरमाइन करते हैं इससे? इससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं हार्डनेस। ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं? इससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं टफनेस। याद रखना, दोनों में फर्क है। साउंडनेस अल्टीमेटली क्या करने के काम आता है? ये चेंजेस इन वॉल्यूम को निकालता है। क्रशिंग तो क्रशिंग टेस्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ पीएच इन ड्रिंकिंग वाटर। देखो, ड्रिंकिंग वाटर की पीएच जो है वो 6.5 से 8.5 के बीच में होनी चाहिए। डेटाबेस क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। द बीम दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द सपोर्ट इज कॉल्ड। अच्छा, देखो, ये मान लो सपोर्ट है, ठीक, ये मान लो एक और सपोर्ट है कुछ, ठीक है। अब ये बीम इसके ऊपर चली गई, आर पार चली गई, ज़्यादा चली गई, तो इसे क्या कहेंगे? ओवरहैंग बीम कहेंगे, ऑब्वियसली ओवरहैंग सपोर्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फिनोमिना ऑफ वाटर राइजिंग इन अ नैरो ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन। देखो, सरफेस टेंशन के कारण नैरो ट्यूब्स, मतलब बहुत ही पतले ट्यूब में जब पानी राइज करता है, पानी का लेवल बढ़ता है, तो उसे फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं कैपिलैरिटी। क्या कहते हैं? कैपिलैरिटी। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसे हम लोग कैपिलैरिटी कहते हैं। ओके, चलते हैं आगे। द सीवीआर टेस्ट इज यूज टू इवेलुएट। देखो, सीवीआर टेस्ट क्या करने के काम, मतलब क्या करता है? मेनली देखो, लोड बेयरिंग कैपेसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकालने के काम आता है सीवीआर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि सीवीआर की जो वैल्यू होती है इस टेस्ट के दौरान वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम, मतलब कहते हैं ना, एक क्राइटेरिया है उसका कि लेस देन इतना होना चाहिए, वो नंबर क्या है ये बताओ बस। अच्छा, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है ना? हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक हाइट इज पॉजिटिव। चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेटलमेंट इन अ फाउंडेशन। देखो, कभी भी सेटलमेंट अगर होगा फाउंडेशन के अंदर, ठीक है, तो वो किस कारण होगा? अब देखो, फाउंडेशन में है तो फाउंडेशन में इरोजन तो नहीं हो सकता है, तो पता चल रहा है ना। ऊपरी इरोजन भाई, इरोजन जो होगा वो सरफेस पे होगा, कहीं भी सरफेस पे होगा। फाउंडेशन में नीचे कहीं अगर कुछ होगा तो नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ होगा, अगर होना होगा तो सरफेस नहीं होगा। अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस के कारण सेटलमेंट नहीं आता। तो मेनली देखो, इसका क्या है? अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस भी नहीं रहेंगे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉइल की वजह से भी नहीं आएगा। मेनली क्या होता है? जब लोड डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, ठीक है,
मान लो यहाँ पे कुछ और लोड लगा है, ज़्यादा लगा है, तो यहाँ पे बहुत चुन्नू सा लोड लगा है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये इस कारण जो है सेटलमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज मेजर्ड यूजिंग, देखो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है इज मेजर्ड यूजिंग, क्या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के निकालने के लिए हम कैसे क्या टेस्ट करते हैं, किसी को पता है? तो इसके लिए सिंपल सी बात है, अगर परमेबिलिटी निकालनी है तो परमेबिलिटी टेस्ट करेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ कि परमेबिलिटी टेस्ट तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कौन सा परमेबिलिटी टेस्ट, नाम बताओ उसका, कमेंट सेक्शन में बताओ उसका नाम क्या है, ठीक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्लाई ऐश, देखो फ्लाई ऐश का मेन कंपोनेंट ये मैं बता भी चुका हूँ सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है फ्लाई ऐश में वो होता है सिलिका, सबसे ज़्यादा भी यही होता है, याद रखना, ठीक है। और मेनली क्या क्या करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है, और क्या बढ़ाता है मेनली, ये वर्केबिलिटी को भी बढ़ाता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज और वर्केबिलिटी को बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होता है स्ट्रेंथ में काफ़ी फर्क आता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक। चलते हैं आगे। ओके, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, अच्छा वो कह रहा था रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं पोरोसिटी के नाम से, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा अगर टोटल वॉल्यूम की जगह ये मुझे बताओ कि इसमें वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये पोरोसिटी का था, वॉइड रेशियो क्या होगा ये मुझे बताओ, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखो पोरोसिटी का तुम लोग जान गए, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कर देंगे तो वो हो जाएगा पोरोसिटी का फॉर्मूला एन हमारा होता है ई अपॉन वन प्लस ई के बराबर, ये भी याद रखना, और इससे इसे ई निकालते हैं, डेट इज एन अपॉन वन माइनस एन, ठीक। सब सारे फॉर्मूले देख लेना, याद रखना जरूर, ठीक है, रिवीजन कर लेना एक बार, मैं तो आपको वो बताता जा रहा हूँ जो जो मुझे याद आता जा रहा है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द बियर इन द रिवर, देखो बियर का मेन फंक्शन क्या होता है, बियर या डैम जो भी स्ट्रक्चर होता है वो मेनली वाटर को कंट्रोल या फिर डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के काम आता है, किस लिए काम आता है, वाटर या डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के काम आता है, ठीक है। अगर कंट्रोल करने के काम आता है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल वाटर फ्लो या कंट्रोल डिस्चार्ज। सो दिस इज द एंड, आज ये 8वें पार्ट खत्म हो गया हमारा, ठीक है, लास्ट 8th पार्ट हमारा खत्म हो गया है, आगे 9, 10 आते रहेंगे पार्ट्स, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ 10 पार्ट लाऊंगा, 10 तक का लाऊंगा, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद आरआरबी जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एज इट इज, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर पूरा पूरा मैं आपको साथ में बैठ के सॉल्व कराऊंगा, अगर कोई चीज़ें होंगी तो बताऊंगा, कोई जो भी बताने लायक चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, और जो भी चीज़ें होंगी छोड़ने लायक, या मैं आपको पूरा गाइड करता जाऊंगा कि पेपर आपको वहाँ पे सॉल्व किस तरीके से करना है। मेरे पास 4 या 5 पेपर पड़े हैं, मैं उनको आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सो वो क्लास थोड़ी लंबी होगी तो प्रिपेयर्ड रहिएगा, और टिल देन टेक केयर, गुड बाय, और ध्यान रखिएगा कि टाइम एग्जाम में बहुत कम बचा है, मात्र 25 डेज हैं, अगर प्लान करके चलेंगे तो 20 ही दिन दिखाई देंगे आपको, वो कैसे, क्योंकि 5 दिन मिनिमम आप लास्ट में अपनी प्रिपरेशन को फाइनली रैप अप करने का काम करेंगे, तो इसलिए 20 दिन आपके पास मोटा मोटा बचते हैं, आज से जोड़ के, मतलब 28 से अगर जोड़े हम तो 20 दिन बचेंगे आपके पास, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, टाइम बहुत कम है और प्रिपरेशन आपको करनी है ढंग से। दूसरी बात कि जितना भी नॉन टेक वाला पार्ट है वो मैं मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करूंगा, इंपॉर्टेंटली मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कंप्यूटर और जो आपका एनवायरनमेंट वाला पार्ट है वो सबसे पहले मैं कवर करूंगा, देन आई विल गो फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, याद रखिएगा। सो ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय और हैप्पी लर्निंग।